अस्सलाम वालेकुम। मानी फ्रॉम प्रॉपर्टी मैटर्स। आज हम प्रॉपर्टी मैटर के CEO यूसुफ ज़ुबैर साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे हम चंद सवालात पूछेंगे रियल एस्टेट के मुतालिक, जो आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मानी कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक सर आप पहले तो ये बताएं रियल एस्टेट क्या है? रियल एस्टेट टर्म तमाम लोगों ने सुनी हुई है और तमाम लोग इसके मुतालिक जानते हैं। मैं इसको एक अलग नज़र से देखता हूँ। रियल एस्टेट वो तमाम चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी, चाहे वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, होटल सूट्स हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, जो किसी भी इंसान की जो वर्थ है, जो उसकी बैंक बैलेंस है, जो उसका पैसे हैं उसके पास, उसको डिवैल्यू होने से बचाता है। इसके साथ कनेक्ट होके इंसान अपनी वर्थ को बरकरार रख पाता है, अपने बैंक बैलेंस को। और बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट उन्होंने कमाया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हट के, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रॉफिट्स एंड डिवैल्यूएशन से बचना, मैं इसको दो और नज़रों से देखता हूँ। एक ये कि रियल एस्टेट्स के ज़रिए, जब से रियल एस्टेट में बूम आया है पाकिस्तान में, लोग मेहनत से पीछे हो गए। लोग इजी कम की तरफ जाने लगे हैं, शॉर्टकट्स की तरफ जाने लगे हैं। प्लॉट लिया, बेच दिया, रियल एस्टेट में कोई कमर्शियल यूनिट बाय किया, बेच दिया, या लैंड परचेज़ की, उधर प्रोजेक्ट खड़ा किया और बेच दिया। दूसरी नज़र मैं ये देखता हूँ कि जब से रियल एस्टेट में बूम आया है, बहुत सारे रोज़गार के मौके भी लोगों को मिल चुके हैं। एक बहुत बड़ा सेक्टर, 30% ऑफ द यूथ इज़ कनेक्टेड टू रियल एस्टेट नाउ। जितने ग्रेजुएट्स हो रहे हैं, मेरे पास अपनी टीम है, तमाम तर पढ़े लिखे हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में, मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स में उनकी ग्रेजुएशंस हैं, लेकिन मुंसलिक रियल एस्टेट्स हैं। तो अच्छी नज़र से भी देखता हूँ और बुरी नज़र से इसलिए देखता हूँ कि लोग ईजीनेस की तरफ जा रहे हैं, मेहनत नहीं है। कंपनी और फैक्ट्री और चीज़ें बनाना और प्रोडक्शन और नई नई इनोवेशंस से हम बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। ये एक तशवीशनाक बात है। और बाकी रियल एस्टेट एक अच्छी चीज़ है, लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक बैलेंस रखने से या कैश अमाउंट घर पे रखने से बेहतर है कि कोई ना कोई प्रॉपर्टी ख़रीद लीजिए। ठीक है सर। दूसरा सवाल यह है सर कि जो रियल एस्टेट में आने वाली कम्युनिटी है, उसको क्या फ़ायदा हो सकता है रियल एस्टेट से? देखें जी, रियल एस्टेट में आने वाली कम्युनिटी, दो कम्युनिटीज़ हैं। एक वो कम्युनिटी है जो इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है। एक वो कम्युनिटी है जो एज अ डीलर, एज अ रियल्टर, एज अ सेल्स एग्जेक्टिव आएगी। जो एज ए इन्वेस्टर एंड यूज़र आएंगे, वो तो पिछले क्वेश्चन के आंसर में भी मैंने आपको बता दिया कि दे विल बी सेफ, देयर वर्थ, उनका बैंक बैलेंस, उनकी कैश जो अमाउंट है वो डिवैल्यू होने से बच जाएगी। और जो भी चीज़ बाय करेंगे फर्दर, अगर वो 4-6 महीने बाद, साल 2 बाद, 6 साल बाद सेल करेंगे, वो उतने में सेल होगी कि वो पड़ा पैसा बहुत कम हो जाता है। और जब कोई चीज़ बाय करते हैं आप, तो उसका एप्रिसिएशन आपको इतनी मिल जाती है डॉलर के मुकाबले में, गोल्ड के मुकाबले में, कि आप नुकसान नहीं उठाते। जो कम्युनिटी रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक होगी एज अ रियल्टर, एज अ फ्रीलांसर, एज अ सेल्स एग्जेक्टिव, फ्रेश जो आने वाले लोग हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिल सकता है इनसे। शर्त ये है कि वो पैशनेट होकर काम करें। चंद स्टेप्स हैं, चंद चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। उन पर मेरी वीडियोस हैं भी, वर्कशॉप मैंने इख्तियार किया, वो भी मैं जल्द अपलोड करूँगा। सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स ये हैं पैशनेट होने के और पैशनेट नज़र आने के, कि आप जब सेल्स के साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपकी एक एक चीज़, आपका उठ बैठ, आपका बोल चाल ऐसा होना चाहिए कि पता लगना चाहिए कि आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आप सेल्स कर रहे हैं। नंबर सेकंड थिंग कि आपका जो इन्वेस्टर है, जो आपका क्लाइंट है, उसका फ़ायदा आपने पहले देखना है। जब तक आप 5 उंगलियां अपने मुंह में डालेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप एक लंबी जंप तो मार लेंगे, लेकिन आप स्लोली, ग्रेजुअली, वो कहते हैं ना कि स्लोअर विंस द रेस, इस तरह का कोई मुहावरा है। तो आप छोटे छोटे स्टेप्स लें। 3 उंगलियां मुंह में डालें अपने, 2 उंगलियां अपने इन्वेस्टर को, एंड यूज़र को दें। प्लस एक्टिव रहें, अपना नॉलेज पूरा रखें, अपना सोशल मीडिया अपीयरेंस पूरी रखें, और अपनी पहचान बनाएं रियल एस्टेट सेक्टर में। और आपका काम, आपकी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपके दर पे प्रोजेक्ट्स लाएं लोग। अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर्टी मैटर्स 1 साल से
2 साल से काम कर रहा है, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म 4-6 महीनों में। और मुझे अब पता चल रहा है कि जो कमिटमेंट मैंने की थी लोगों से और जिस तरह से, जिस नीयत से मैं चल रहा था, उससे दुगना, 3 गुना, 4 गुना मुझे प्रोजेक्ट्स देने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये एक अलग बात है कि मैं उनको ले रहा हूँ या नहीं, या मैं उन पर पूरा उतर रहा हूँ या नहीं। वो अपनी बेसिक जो हमारी स्ट्रेटजी होती है प्रोजेक्ट लेने से पहले, जो इवैल्यूएशंस होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, क्यूरीज होती हैं, वो हम क्लियर करते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट लेते हैं। तमाम रियल एस्टेट कम्युनिटी को भी मेरा ये मशवरा है कि पहले अपने आप को कन्विंस करें, गाइड करें एक चीज़ पर। अगर आप कन्विंस होते हैं, आप मुतमैन हैं, तो आपके लिए बेचना बहुत ईजी होगा। अगर आप मुतमैन नहीं हैं तो आपके लिए बेचना भी मुश्किल होगा और बेचने के बाद दर्द सर भी होगा। थर्ड क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि जो भी इन्वेस्टर है या एंड यूज़र है या जो भी अपने पैसे लगा रहा है, चाहे वो 1 रुपये है या 1 अरब रुपए है, वो कैसे सेव रह सकता है? देखें जी, पैसे जो भी लगाता है वो 2 तरह से लगाएगा। एक तो ये कि वो किसी को कांटेक्ट करेगा, किसी को लूप में रखेगा, चाहे वो मार्केटिंग कंपनी है या डीलर है, रियल्टर है, या वो खुद डायरेक्टली किसी बंदे से परचेज़ करेगा। अगर तो वो रियल्टर या मार्केटिंग कंपनी से डील कर रहा है उसको लूप में रखते हुए, तो वो कंपनी मार्केटिंग रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वो बंदा एतबारी होना चाहिए। उसके बाद आप उसके साथ डील करें, फिर भी आंखें खोलते हुए, आंखें और जहन खोलते हुए उस चीज़ को इवेलुएट करें, मार्केट रेट चेक करें, उसके बाद परचेज़ करें, लीगल डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, जिस कंपनी का प्रोजेक्ट है वो टैक्स पेयर है नहीं पेयर, एनओसी उसके पास है नहीं, लैंड एक्वायर्ड है या नहीं, या हाई राइज है तो उसकी एनओसी एक्वायर्ड है कि नहीं, उसका डेवलपमेंट पेस कैसी है, वो अप्रिसिएशन क्या दे रही है, ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपके इसमें लूप में रियल्टर या मार्केटिंग कंपनी नहीं शामिल, तो ये तमाम तर जिम्मेदारी आप पर ही आयद होती है, लेने वाले पर। इसमें रियल एस्टेट कंपनी को, रियल्टर को मैं मशवरा और सजेशन ये दूंगा कि आप तमाम लोग अपने प्रोडक्ट्स जेन्युइन रखें, उन कंपनीज़ के प्रोजेक्ट सेल करें जिनके प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हैं, जिनकी प्रोफाइल जानी मानी प्रोफाइल है, जिन कंपनीज़ की जिनकी डेवलपमेंट पेस अच्छी है, जिनकी कमिटमेंट अच्छी है। आप अच्छे प्रोजेक्ट्स उठाएंगे तो आपका इन्वेस्टर और क्लाइंट सेफ रहेगा। और क्लाइंट्स को मेरा मशवरा ये है कि एतबारी लोगों के साथ रब्ता करें, एतबारी लोगों के साथ डील करें, एतबारी कंपनीज़ के साथ डील करें। और डायरेक्टली डील करते हैं तो ये तमाम चीज़ें वो खुद देखेंगे। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ ऑफ़र कर रही हैं अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में रेंटल इनकम। हमारे पास भी एक प्रोजेक्ट आया था, बट कुछ सोचने के बाद, कंसल्ट करने के बाद मुफ्तियान कराम से, हम उससे पीछे हट गए। उसको हम मार्केट कर रहे हैं, लेकिन रेंटल इनकम या आउटपुट हम ऑफ़र नहीं कर रहे। तो ये क्लियर कट मेरा ओपिनियन है कि वो प्रोजेक्ट जो अंडर डेवलपमेंट है उसमें इन्वेस्ट करके अगर आप आउटपुट ले रहे हैं और वो चीज़ अभी मौजूद नहीं है, तो दिस इज़ टोटली हराम। उस चीज़ से आप बचें, ये पैरामिड और पॉन्जी स्कीम्स से आप बचें। हो सकता है कि इसका क्या कहते हैं, क्लियर हो, बिल्कुल उसका पाथ क्लियर हो किसी कंपनी का, वो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी आपको प्रॉफिट दे रहा हो, उसकी नीयत ठीक हो। लेकिन शरीयत हमें गलत चीज़ नहीं बताती। शरा इस्लाम जो है वो बिल्कुल एक मुस्तनद चीज़ है, सीधी राह है, और वो जिस चीज़ को हराम कह रही है हम उसको, वो बहुत भी उसमें फ़ायदा होना हलाल नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, आप डॉक्यूमेंटल क्लियरेंस करें, कंपनी की प्रोफाइल देखें, चीज़ की मार्केट वर्थ देखें, उसका इवेलुएट करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। इंशाल्लाह आप अपनी तरफ से अपना लाहे अमल इख्तियार करें, उसके बाद प्रॉफिट देने वाली ज़ात जो है वो रब की है, वो देगा। और सर ये बता सकते हैं कि रियल एस्टेट इतनी डाउन क्यों जा रही है? देखें जी, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये है कि रियल एस्टेट का जितना काम पाकिस्तान में, जितने लोग रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, पूरी दुनिया में नहीं है। मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में कहा था कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट के साथ मुंसलिक हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ चुका है। अब बहुत सारे लोगों का रिस्क जुड़ चुका है तो उनका कमाने का तरीका भी अलग अलग है। कुछ बंदे तो ऐसे हैं कि वो कमीशन लेके बस कर जाते हैं, सुकून से रह लेते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कमीशन नहीं लेते, मार्जिन्स रखते हैं, वो भी एक हद तक ठीक है। कुछ बंदे ऐसे हैं जो कमीशंस भी लेते हैं, मार्जिन्स भी रखते हैं। एक फैक्टर तो ये हो गया कि इन्वेस्टर, एंड यूज़र, डीलर से दूर हो गया।
सेकंड फैक्टर ये है कि 2-3 साल पहले कोरोना पेंडेमिक की वजह से, पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स चेंज होने की वजह से, डॉलर और रुपी का जो डिफरेंस है वो फ्लक्चुएट होने की वजह से बहुत सारे लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट करने से तौबा कर ली है। जो पीटीआई के और इमरान खान के हामी थे वो पीएमएलएन के आने के बाद यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना चाह रहे। थर्ड रीज़न इस कि जो अनएम्प्लॉयमेंट हुई है फॉरेन में, दुबई में, गल्फ़ कंट्रीज़ में और दूसरी साइड्स पे, लोग जो पैसा हर साल भेजते थे पाकिस्तान में, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते थे, फैमिलीज़ को रकम भेजते थे, वो जब से अनएम्प्लॉयमेंट हुई है और यहाँ महंगाई हुई है तो वो लोग पैसा भेजने से भी कासिर हैं और यहाँ पे लोगों के पास पैसे की इतनी रकम नहीं है कि वो घर के अखराजात भी चलाएं और फर्दर इन्वेस्ट भी करें। तो दीज आर द 3 मेन रीजंस जो मुझे समझ आती हैं कि एक कंपनी और रियल्टर की जेन्युइनिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और प्लस जो डॉलर और रुपये की फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से। नंबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट और कोरोना पेंडेमिक और चीज़ों के अब महंगा होना, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि रियल स्टेट में लोग अब इन्वेस्ट नहीं कर रहे, काम स्लो है। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम दिया। उम्मीद है कि आप सब ने भी वो सीखा होगा जो मैंने सीखे। फिर हाज़िर होते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू।